दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम अपने चैनल पे एक नई सीरीज़ की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जिसका कि टाइटल होगा मास्टर क्लास ऑफ जियोपॉलिटिक्स। इसमें हम वर्ल्ड अफ़ेयर्स, जियोपॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी से रिलेटेड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उस पे बात करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फ़ॉल ऑफ डेमास्कस पे। ये रीसेंट डेवलपमेंट आप देख रहे होंगे मिडल ईस्ट में, जहाँ पर जो बशर अल असद की रिजीम थी उसको हटाया गया और विद्रोही गुटों ने कब्जा किया सीरिया पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये यही होगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, जो कि रिसेंटली ये चीज़ें हुई हैं मिडिल ईस्ट में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आपकी स्क्रीन पे जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जो डेटा होगा, जो मैप होगा, वो मैं ऐड कर दूँगा, वो चीज़ें आती रहेंगी। और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी आप उसको नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स भी बताऊँगा जिसको कि आपको नोट भी करना होगा। तो जो भी कुछ इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट होगा तो मैं स्क्रीन पे उसको लिख भी दूँगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, और यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे वो सभी पॉइंट्स आ रहे होंगे जिस पे हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ सीरिया की, उसके बाद ज्योग्राफी, फिर यूएसए एंड रशिया दोनों के क्या इंटरेस्ट है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर की बात करेंगे। तो अगर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखें, नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में सीरिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री रहा है अगर हम इतिहास की बात करें, क्योंकि जब हम लोग बेबीलोनियन एम्पायर की बात करते हैं, न्यू बेबीलोनियन एम्पायर की बात करते हैं, तो सीरिया का ताल्लुक कहीं ना कहीं वहाँ से हम लोग को दिखता है। क्योंकि जब कार्बन डेटिंग के आधार पे बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं, जैसे कि जो डेमास्कस है, एलेप्पो है, हिम्स, होम्स, हमा, ये सारे जो शहर हैं ये बहुत ही प्राचीन है, अत्यंत प्राचीन शहर हैं। तो ये चीज़ें प्रूव भी हो चुकी हैं कार्बन डेटिंग इत्यादि के टेक्निक्स के आधार पे। तो सीरिया एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है ऐतिहासिक तौर पे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह भी है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों के बहुत सारे महत्वपूर्ण जो स्थल हैं वो यहाँ पे है। यहाँ तक कि क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे जो ईसा मसीह के बाद जो बहुत सारे उनके अदर इम्पोर्टेंट पर्सन जो हुए क्रिश्चियनिटी में, तो बहुत सारे लोगों का जो बर्थ प्लेस था वो सीरिया रहा है। तो इस वजह से धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है सीरिया, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों के लिए। और जियोग्राफिकली लोकेशन इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक प्रकार का गेटवे है ये, और बिल्कुल बीच में है। एक तरफ एशिया वाला एरिया है, एक तरफ रशिया, एक तरफ एशिया वाला आपको हिस्सा दिखता है जो जैसा कि आप मैप में देख भी रहे हैं, और एक तरफ जो है यूरोप। तो लोकेशन इम्पोर्टेंट है, हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है। और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें ये है कि जब हम डार्क एज की बात करते हैं, अंधकार युग, हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट हम लोगों ने पढ़ा है ज्योग्राफी में, तो डार्क एज के टाइम पीरियड में पूरे विश्व भर में सिर्फ दो ही नॉलेज के सेंटर हुआ करते थे, एक बगदाद था और एक डेमास्कस। बगदाद कभी हम लोग डिटेल में सद्दाम हुसैन, आईएसआईएस, इराक, इन सब पे बात करेंगे, ईरान इराक वॉर, गल्फ वॉर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं। लेकिन फिलहाल मैंने सिर्फ इस चीज़ को यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि नॉलेज के सेंटर यहाँ पे दो थे पूरे वर्ल्ड में, एक डेमास्कस और दूसरा बगदाद। हम लोगों को पता है कि जब डार्क एज का टाइम पीरियड आता है, उसके बाद फिर पुनर्जागरण काल आता है, रेनेसा पीरियड आता है, और फिर खोजों का युग शुरू होता है। बहुत सारे यात्री जगह जगह जाके खोज करते हैं, मैगलेन, वास्को डी गामा, कोलंबस, बहुत सारे नाम हम लोग को पता है। तो उसके पहले, उस टाइम के पहले, डार्क एज जब अंधकार युग छाया हुआ था, कहीं पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था साइंटिफिक, उस समय में ये दो ही केंद्र थे जो नॉलेज का सेंटर थे। लाइट ऑफ नॉलेज कहा जाता था डेमास्कस को और बगदाद को। और आज आप इराक की स्थिति देख देख ही रहे हैं क्या हालत है, और वही सेम लगभग कंडीशन आपको सीरिया में देखने को मिल रही है। और बगदाद में एक यूनिवर्सिटी है, अल मुंद शरिया यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, प्राचीन यूनिवर्सिटी है। तो ये है इम्पोर्टेंस सीरिया का। रिलीजियस तौर पे इम्पोर्टेंट है, एक एजुकेशन का सेंटर रहा है, और हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। पुरानी सभ्यताओं के साक्ष्य यहाँ मिलते हैं, और अपना एक अलग ही महत्व ये रखता है। और इसका एक प्रमाण ये भी है कि
जब आप यहाँ पे लिटरेसी रेट देखेंगे तो लिटरेसी रेट आपको काफ़ी चौंकाने वाला मिलेगा। इसीलिए बीच में प्रश्न उठा था, इस चीज़ को मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ कि क्या जब यहाँ पे विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया है तो क्या अफ़गानिस्तान वाली स्थिति हो सकती है सीरिया की, या क्या चीज़ें होंगी? तो उसमें ये चीज़ें निकल के आई कि सीरिया की जो लिटरेसी रेट है वो 90 अबव है, एडल्ट लिटरेसी रेट सीरिया की। और अगर हम इसको कंपेयर करें अफ़गानिस्तान से तो वहाँ 30 35 अराउंड 40 के अराउंड है परसेंटेज। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, सीरियन पॉपुलेशन काफ़ी एजुकेटेड पॉपुलेशन है। तो तालिबान का जो शासन चल रहा है अफ़गानिस्तान में, उससे हम सीरिया को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं वो अलग हैं। क्योंकि बीच में एक बार ये चीज़ भी आई थी कि क्या फ्यूचर क्या होगा सीरिया का। तो ये डिफरेंस है लिटरेसी रेट में। और ये लिटरेसी रेट क्यों है? क्योंकि पुराने समय से ही एक एजुकेशन की जो परंपरा है वो वहाँ पे चली आ रही है। तो ये एक डिफरेंस हम लोग को देखने को साफ मिलता है वहाँ। अब अगर हम आगे यहाँ पे पॉपुलेशन के कंपोजिशन पे बात करें तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे सुन्नी पॉपुलेशन है, और उससे कम शिया। सुन्नी का जो परसेंटेज है अराउंड 74%, और जो शिया कम्युनिटी है वो लगभग 15 to 17% है। लेकिन संयोग ऐसा है कि यहाँ पे जो सत्ता हाथ में रही है वो शियाओं के ही हाथ में रही है। जैसे कि अभी तक जो बशर अल असद का शासनकाल था, उसके पहले उनके फादर हाफिज अल असद का जो शासनकाल था, तो ये तो आपके अलावाइट शिया कम्युनिटी के थे। लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो सुन्नी को अ, वो सुन्नी इस्लाम को मानने वाली। और ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है कि यहाँ से जो सत्ता का पतन हुआ बशर अल असद की, उसमें ये इसने भी एक महत्वपूर्ण रोल अपना प्ले किया, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अलावाइट कम्युनिटी क्या है। अलावाइट कम्युनिटी शिया कम्युनिटी का ही एक सब डिवीज़न है, लेकिन इनके जो रीति रिवाज हैं, जो इनकी परंपराएं हैं, वो कुछ सुन्नी से मिलती जुलती हैं, कुछ शियाओं से मिलती जुलती हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इनको शिया नहीं भी मानते हैं। हालांकि इसमें भी एक छोटी सी स्टोरी ये है कि 1970s में हाफिज अल असद ईरान के पास गए और सऊदी अरब के पास गए। तो सऊदी अरब ने तो मान्यता नहीं दी, लेकिन ईरान ने इनको मान्यता दी। ईरान एक शिया देश है। तो तब से ये लोग भी खुद को शिया खुद से एसोसिएट करने लगे कि हम भी शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अलावाइट्स। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इनको शिया नहीं मानते हैं, ये चीज़ भी है। लेकिन फिलहाल ज़्यादातर जगहों पे जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, हम डिटेल में जब इसका स्टडी करेंगे तो हमें यही मिलता है कि अलावाइट शिया कम्युनिटी का ही एक सब डिवीज़न है जो कि ज़्यादातर लोगों ने माना हुआ है। लेकिन ये पॉइंट भी हमको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा कि ये एक प्रकार का मिक्सचर है। अगर हम ट्रेडिशंस या कल्चर की बात करें शिया और सुन्नी का, तो ये बशर अल असद का यहाँ पे रिजीम, बशर अल असद की रिजीम रही। उसके पहले हाफिज अल असद जो कि उनके फादर थे, एक सैन्य अधिकारी जो कि आगे चल के डिक्टेटर बने, उनका टाइम पीरियड रहा 1970 से 2000 तक उनका समय रहा। उसके बाद से फिर बशर अल असद का समय रहा 2000 के बाद से लगभग अभी तक 2024 तक का। अब इसमें हम लोग यूएसए का एस्पेक्ट देखेंगे कि कैसे यूएसए की एंट्री होती है इस पूरे खेल में। देखिए, यूएसए का हमेशा से एक ये उद्देश्य रहा है कि हम कहीं ना कहीं उनका जो डीप स्टेट है, उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसका हमेशा वो फायदे में रहे, उसके जो हित हैं वो पूर्ण होते रहें, ये उनका हमेशा से टारगेट रहा है। और इसके पीछे मेन उनका ये एजेंडा होता है कि जो भी कंट्रीज हैं उनमें अगर पॉसिबल है तो वार की सिचुएशन बनी रहे। अगर कहीं पे कुछ इस तरीके के गुटबाजी हो रही है तो किसी न किसी एक गुट को समर्थन कर देते हैं। इसके पीछे पूरी की पूरी जो मेन कहानी है वो है उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को, और जो उनका डीप स्टेट है। तभी हम लोग डिटेल में डीप स्टेट की बात करेंगे और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे इजी लैंग्वेज में समझने के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो उनका उनके यहाँ जो पूरी इंडस्ट्री है, जो आर्म्स एमुनिशन हथियार इस तरह की जितनी भी चीज़ें बना रही है, वो किस तरीके से सुचारू रूप से चल सके। इस वजह से वो कहीं ना कहीं इस तरीके के युद्ध छेड़ते हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके की गतिविधियां करते हैं। और
किसी गुट को सपोर्ट ही कर देते हैं, जिस वजह से जो उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, एक तो उसको भी फायदा होता रहे, दूसरा उस पर्टिकुलर रीजन में उनकी पहुंच भी बनी रहे, क्योंकि जो सीरिया है जियोग्राफिकली इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अभी पहले ही बात की। और चूंकि इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं यूएसए की पहुंच यहाँ पे रहे। और चूंकि यूएसए की पहुंच रहेगी तो इनडायरेक्टली फिर इसके अपोजिशन में रशिया आ ही जाता है, क्योंकि रशिया की लोकेशन भी वहां से पास में है, और रशिया ये चाहता नहीं कि उसके इतने नज़दीक में उसका कोई दुश्मन आ सके। तो इस वजह से चूंकि जब यूएसए अपनी पहुंच यहाँ पे बढ़ाएगा या बढ़ा रहा है, तो रशिया ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। अब ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इस पे डिटेल में जाने से पहले अगर हम अरब स्प्रिंग को देखें, तो अरब स्प्रिंग भी कहीं ना कहीं जो हमारे वेस्टर्न पावर्स हैं, यूएस है, डीप स्टेट है, इसके द्वारा क्रिएट किया गया ही एक एजेंडा था, जिसके तहत उन्होंने क्या किया, जो डिक्टेटर्स थे उनको हटाने की एक मुहिम सी चलाई। सोशल मीडिया का काफ़ी यूज़ इसमें हुआ, कभी हम लोग डिटेल में इस पे बात करेंगे, लेकिन 2011 में इसकी स्टार्टिंग होती है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न पावर्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, CIA, डीप स्टेट, बहुत सारी अदर जो एजेंसीज हैं अलग वेस्टर्न कंट्रीज़ की, वो उनका इन्वॉल्वमेंट हमें पता चलता है कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरे जो अरब वर्ल्ड में रिजीम चेंज करने के लिए एक हथियार के तौर पे इन चीज़ों का यूज़ किया। लेकिन उस समय ये चीज़ ट्यूनीशिया से शुरू हुई, लेकिन सीरिया तक पहुँचते पहुँचते इसका प्रभाव उतना नहीं पड़ पाया, और इस वजह से 2011 के बाद भी जो बशर अल असद की सत्ता थी वो बनी रही, वो गिर नहीं पाई। लेकिन फिलहाल 2024 में हम लोगों ने देखा कि पिछले महीने मात्र 10 दिन के अंदर ही पूरी की पूरी जो सीरियन आर्मी थी वो पीछे हट गई, और बशर अल असद को भागना पड़ा रशिया। अब इसके पीछे एक रीज़न ये है कि इतना जल्दी ये पूरी सीरियन आर्मी हार कैसे गई आखिर, क्योंकि जो आर्मी इतने समय से लड़ रही थी, ये सीरिया में जो ये स्थितियां उत्पन्न हुई, ये अभी की नहीं उत्पन्न हुई थी, ये बहुत पहले से चल रहा है। ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि लगभग 10 से 15 साल से तो हम मान ही सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। लेकिन ये अचानक से ये ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ उस पूरे रीजन में कि पूरी की पूरी रिजीम ही चेंज हो गई। तो इसके पीछे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये हैं जो कि आपकी आपकी स्क्रीन में है। सबसे पहला तो रशिया का यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व होना। चूँकि रशिया यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है काफ़ी टाइम से, इस वजह से रशिया कोई भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा था सीरिया को, चाहे वो फंड हो, चाहे हथियार हो, किसी भी तरीके की हेल्प। एक तो ये बहुत ही मेजर एक रीज़न रहा कि रशिया को कोई भी इस तरह की जो है रशिया द्वारा हेल्प नहीं पहुंचाई गई सीरिया को। इसके बाद दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट इसमें रीज़न रहा, जो कि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई कि जो एक प्रकार की जो आर्मी थी सीरियन आर्मी उसमें ही फूट पड़ गई, क्योंकि बशर अल असद का जो शासनकाल था वो एक तानाशाही वाला शासनकाल था। काफ़ी डेथ्स हुई, काफ़ी हत्याएं करवाई, बहुत सारी ऐसी ऐसी रिपोर्ट अब सामने आ रही हैं। सेंडनाया जेल के बारे में आपने जरूर पढ़ा ही होगा, किस तरीके से वहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा था कैदियों को। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि कहीं ना कहीं जो सीरियन आर्मी थी उसमें ही फूट पड़ गई, उसमें ही कुछ लोग ऐसे हो गए जिन्होंने बशर अल असद का साथ न देने का जो है निर्णय कर लिया। और ऐसी भी रिपोर्ट्स आई जिससे पता चलता है कि उनको सैलरी भी अच्छी नहीं मिल रही थी, सीरियन आर्मी के जो ऑफिसर्स थे, जो जवान थे, उन लोगों को। और चूंकि जो बशर अल असद की जो सत्ता थी वो कहीं ना कहीं प्रो रशिया थी, रशिया का सपोर्ट उनको था, और इस वजह से अमेरिका के बहुत सारे प्रतिबंध भी सीरिया पे लगे हुए थे। और इसके कारण, इन प्रतिबंधों के कारण बहुत सारी समस्याएं थी देश को, काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस थे। तो ये सब ऐसे ऐसे रीजंस थे, अमेरिका के प्रतिबंधों का होना, सेना में आपसी फूट का होना, और जो क्रूरता बशर अल असद के शासनकाल के दौरान हुई, इसके साथ ही साथ रशिया का कोई भी किसी भी प्रकार की कोई मदद न कर पाना, क्योंकि वो अपने ही अलग युद्ध में वो व्यस्त है।
तो ये सब ऐसे कुछ रीजंस रहे। और इसमें भी सिया सुन्नी वाला विवाद, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, क्योंकि उसने ही कहीं ना कहीं इस चीज को और बल दिया कि जिस क्षेत्र पे एक ऐसा पर्सन शासन कर रहा है जो कि माइनॉरिटी में है, और जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन वो उसके अंडर में है, तो ये एस्पेक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स थे, कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने एक पूरा रोल प्ले किया। और इसके कारण ही कहीं ना कहीं जो विद्रोही गुट थे, क्योंकि सीरिया में कोई एक गुट नहीं लड़ रहा था, बहुत सारे डिफरेंट गुट्स थे, बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स थे जिन्होंने जो कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रहे थे सीरियन आर्मी से, जो सीरिया की सत्ता थी उससे। और इसमें वर्तमान समय में जो नाम आता है वर्तमान समय में जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम निकल के आता है, वो आता है HTS का, हयात तहरीर अल शाम, जिसके की जो लीडर इस समय काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी चर्चा में है, अल जुलानी। और वर्तमान समय में यही सबसे आगे आ रहे हैं, लीड कर रहे हैं। और अभी तो वहाँ पे सत्ता का हस्तांतरण चल रहा है। अभी इन फ्यूचर कुछ महीने में ही क्लियर हो जाएगा कि किसको कौन सा पद मिला है, क्या है, कैसे है। लेकिन फिलहाल ये एक ऐसा फेस है जो आपको सीरिया में सबसे बड़ा इस समय देखने को मिल रहा है। और इनके लिंक कहीं ना कहीं ISIS से भी हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि ISIS सीरिया में भी ऑपरेट करता है, इराक में भी है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो अब अगर हम फ्यूचर देखें सीरिया का, तो फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फ्यूचर में जैसे मेरा तो अनुमान यही है कि जो बहुत सारे गुट हैं, HTS तो एक बड़ा गुट था जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा में आया सत्ता जाने के बाद वहाँ पे। लेकिन अदर भी कुछ छोटे बड़े और भी गुट हैं, ग्रुप्स हैं। तो अब इनमें आपस में भी लड़ाई हो सकती है डिफरेंट ग्रुप्स में। फ्री सीरियन आर्मी है, ISIS के डिफरेंट फैक्शंस हैं, और HTS है, और छोटे छोटे और भी ग्रुप्स हैं। तो अब इनमें भी आपस में एक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा आपने गोलन हाइट्स का नाम सुना होगा। तो चूंकि अब सीरिया पे कोई स्थायी सरकार तो अभी है नहीं, इस प्रकार के गुटों का ही कब्जा है। तो जैसे ही ये स्थिति उत्पन्न हुई, तुरंत आपने न्यूज़ में ये देखा होगा कि इसराइल ने गोलन हाइट्स वाले एरिया को अपने क्षेत्र में मिलाना शुरू कर लिया है। क्योंकि गोलन हाइट्स पे कभी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन गोलन हाइट्स के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए कि गोलन हाइट्स बॉर्डर बनाता है सीरिया और इसराइल का, और जिसकी की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्पेशली इसराइल उसको निश्चित तौर पे अपने अंडर में लेना चाहता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो फिलहाल उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा सीरिया के कब्जे में है, और उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा अभी भी यूनाइटेड नेशंस द्वारा, जो उसकी पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, वो वहाँ पे हैं। तो ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, जो कि निश्चित तौर पे इसराइल चाहेगा कि हम इसको अपने अंडर में लें। और जब से वहाँ से बशर अल असद की सत्ता गई है सीरिया से, तब से इसराइल भी कहीं ना कहीं उस एरिया में एक्टिव हो गया है। नहीं तो इसके पहले इसराइल अपना फिलिस्तीन वाले विवाद में फंसा हुआ था, लेकिन अब इसराइल उस फ्रंट पे भी एक्टिव हो गया है। तो अब सीरिया के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो इतने सारे ग्रुप हैं, इतने सारे जो विद्रोही गुट हैं, इनमें कैसे एक एकता आ पाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। क्योंकि फिलहाल तो HTS एक बड़ा ग्रुप बन के उभरा है, लेकिन और भी हैं वहाँ पे। इसके अलावा जो इसराइल ने एक अपना एक फ्रंट ओपन कर दिया है वहाँ, इसराइल जो डोमिनेट कर रहा है गोलन हाइट वाले एरिया पे, एक वो इम्पोर्टेंट है पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि जो बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली अलावाइड कम्युनिटी के लोग हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो जब बशर अल असद की गवर्नमेंट थी तो लोग कहीं ना कहीं जॉब में थे, अ, उ- उनके सरकार में किसी न किसी पोस्ट पे थे। तो उनको भी खतरा है एक प्रकार का कि हमें टारगेट किया जाएगा विद्रोही गुटों की तरफ से। तो इस समय सीरिया में बहुत सारी जो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस बन सकती, तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आने वाले टाइम पीरियड पे क्या स्थितियाँ बनती हैं सीरिया में। लेकिन मेरा यही अनुमान है कि जो डिफरेंट ग्रुप हैं, उनमें भी कुछ ग्रुप होंगे जो प्रो रशिया हो जाएंगे इन फ्यूचर,
और कुछ प्रो यूएस हो जाएंगे और इनडायरेक्टली एक प्रकार का प्रॉक्सी वार टाइप की सिचुएशन हो जाएगी कि कुछ रशिया द्वारा फंडेड होंगे, कुछ यूएस द्वारा फंडेड होंगे, उनमें आपस में फिर एक वॉर की सिचुएशन हो जाएगी। ये चीज़ हो सकती है। एक तो ये केस, दूसरा केस एक ये हो सकता है कि जो ये तो स्थिति बनेगी, लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरी एक स्थिति और बन सकती है कि जो गोलन हाइट वाला एरिया है वो पूरी तरीके से इजराइल जो है, काफ़ी हिस्सा इजराइल अपने नियंत्रण में ले चुका है ऑलरेडी, और भी बड़ा हिस्सा वो अपना क्लेम कर सकता है। साथ ही साथ जो नेक्रोपोलिस सिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे इस पूरे एरिया में, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो इस प्रकार की सिटीज़ होते हैं, सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, मृतप्राय शहर। तो इस तरह के जो शहर होते हैं, जैसे लाइक डेमास्कस, एलेप्पो, हमा, ये सारे शहर एक प्रकार के नेक्रोपोलिस सिटीज़ के ही एग्जाम्पल हैं जो पूरी तरीके से खंडहर बन चुके हैं। और जब और ज़्यादा वार की सिचुएशन होगी तो कहीं ना कहीं ये वार, जो कुछ हिस्से अप्रभावित भी थे वो भी उसके प्रभाव में आ जाएंगे। जब इस प्रकार की गुटों में जब इस तरीके की लड़ाइयाँ होंगी तो इस प्रकार के जो नेक्रोपोलिस सिटीज़ थे इनकी संख्या बढ़ती रहेगी और जो टेंशन है मिडिल ईस्ट में वो कायम रहेगा। और जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है यूएस का, वो कहीं ना कहीं वो अपना कोई ना कोई गुट जरूर तलाश लेगा कि उन्हें किस गुट को फंड करना है इस पूरे रीजन में। और फिर हमें टेंशन्स वही देखने को मिलेंगी वॉर की सिचुएशन में। तो इन फ्यूचर मेरा यही अनुमान है कि कोई शांति की स्थिति यहाँ पे नहीं होने वाली है सीरिया में। और एक प्रकार की अभी तक की जो हम लड़ाई देख रहे थे वो जो एक वहाँ पे स्थायी सरकार थी उसकी लड़ाई थी विद्रोही गुटों से। उसकी अभी तक जो हम स्थिति देख रहे थे उसमें ये था कि जो विद्रोही गुट थे वो उस स्थायी जो सरकार थी उससे लड़ रहे थे। लेकिन इन फ्यूचर हम, चूँकि वो स्थायी जो सत्ता है वो जा चुकी है, तो अब वर्तमान समय में हम ये देखेंगे कि जो विद्रोही गुट हैं उनमें एक लीडर बनने की होड़ रहने लगेगी और फिर उनमें आपस में एक लड़ाई की स्थिति उत्पन्न होगी। तो ये तो रहा कुछ एक अनुमान सीरिया को लेकर के इन फ्यूचर प्रेडिक्शंस। और नेक्स्ट हम लोग आगे जो हमारा अगला टाइटल होगा वो होगा फॉल ऑफ काबुल। हम लोग अफगानिस्तान में किस तरीके से यूएसए इतने लंबे टाइम पीरियड तक रहने के बाद सत्ता तालिबान को सौंप करके गया और किस तरीके से तालिबान का उदय होता है, उस पूरे रीजन में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि ये जो लेक्चर्स हो ये शॉर्ट ही हो, बहुत ज़्यादा लंबे ना हो, जिससे कि कम टाइम में आपको एक स्टोरी के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल पाए। क्योंकि इन टॉपिक्स पे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा सर्च करके इंफॉर्मेशंस को खोजना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें इजी लैंग्वेज में मिल भी नहीं पाती है। तो इसमें मेरा यही प्रयास होगा कि मैं एक स्टोरी फॉर्म में, इजी वे में, एक समरी के फॉर्म में किसी भी इस तरीके की कोई भी ऐसा जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है, कोई इस तरीके का ऐसा कोई भी घटना घटित अगर इस पूरे रीजन में कहीं पर भी हो रही है तो उसके बारे में मैं आपको एक समरी के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे सकूँ। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ जिसका कि टाइटल होगा फॉल ऑफ काबुल। जय हिंद दोस्तों।